प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत प्रथम का अध्ययन कर रहे थे, जो कि भूगोल के पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। और इसमें हमने लास्ट जलवायु वाला चैप्टर जो है आपका क्लाइमेट वो कवर किया है। इसमें देखा हमने किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज की इस कक्षा में हम जनसंख्या का जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये 2020-21 की जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसमें शामिल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए हम इसे शामिल नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जनसंख्या, जो आपके परीक्षा में शामिल किया गया है। तो आज हम जनसंख्या का जो चैप्टर है नंबर 6 उस पर अध्ययन करेंगे, उसको सीखेंगे कि उसमें किस प्रकार से जनसंख्या के बारे में बताया गया है, भारत की जनसंख्या का आकार व वितरण किस प्रकार का है, और इसमें जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपके 2020-21 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। और कुछ टॉपिक जो हैं वो हटा दिए गए हैं तो हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, आज के इस लेक्चर के साथ, जिसका शीर्षक होगा पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। यानी हम मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यदि मानव नहीं होगा तो इन संसाधनों का उपयोग या सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किस प्रकार से हो पाएगा? तो मानव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि समाज और जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? मानव। मानव नहीं है तो किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं हो पाता। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, एवं स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। तो मानव जो है, मानव क्या कार्य करता है? संसाधनों का निर्माण और उसका उपयोग करता है। ठीक है, समय समय पर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं और किस प्रकार से हम उसका निर्माण करें ये भी मानव के जरिए ही होता है। लेकिन स्वयं भी वो विभिन्न प्रकार से गुणों वाला संसाधन होता है। विभिन्न प्रकार के संसाधन को निर्मित करने वाला व्यक्ति मानव होता है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जबकि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। तो उस समय की बात है जब कोयले का निर्माण हुआ और धीरे धीरे मानव एक विकसित अवस्था में आया। मानव का जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे विकासशील रहा, सोच उसमें थी, क्षमता थी सोचने की, तो वे नए नए कार्य करता रहता था। तो कोयला उन चट्टानों में पाया जाता था, तो मानव ने उसे प्राप्त करने के लिए कोई तकनीकी आविष्कार किया और जिसके माध्यम से वो संसाधन बन पाया, अदरवाइज वो संसाधन नहीं बनता। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। ठीक है, इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व होता है। ये एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी प्रारूपों, सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए एक मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि
एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है कि संख्या उनकी बढ़ जाती है। तो इसको समझने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जनसंख्या का अध्ययन करें। उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो हमारी तो भारतीय जनगणना है जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है, ठीक है। ये हमें बताती है कि भारत की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, घट रही है, कौन से राज्य में अधिक जनसंख्या है। तो इन सभी का ज्ञान हमें हमारी जनगणना बताती है और ये जरूरी है, जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है। इन 3 प्रमुख विचारों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात है जनसंख्या का आकार एवं उसका वितरण। तो जनसंख्या का आकार किस प्रकार का है और उसका वितरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो लोगों की संख्या कितनी है ये उसका आकार तय करती है, और वो कहाँ निवास करते हैं ये उसका वितरण तय करती है। तो आकार किस प्रकार का है, ठीक है, आकार किस प्रकार का है, तो वहाँ लोगों की संख्या से संबंधित वो बात होगी कि लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं, वो वितरण से संबंधित होती है। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या वृद्धि होती है एवं उसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे परिवर्तन संभव है या कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, ये सभी हम जनसंख्या परिवर्तन में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। तो जनसंख्या के गुण क्या हो सकते हैं, उनकी उम्र हो सकती है, पुरुष और महिलाओं बालकों की उम्र से संबंधित तथ्य हम जनसंख्या के माध्यम से जुटा सकते हैं। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण, स्त्री और पुरुष के मध्य क्या लिंगानुपात है, किसकी संख्या किससे अधिक है, साक्षरता का स्तर किस प्रकार का है किसी राज्य में, किसी पर्टिकुलर ज़िले में, ठीक है, या किसी कस्बे रीजन में साक्षरता किस प्रकार की है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की है कि वहाँ पर जो कार्य करने वाली जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, इसका भी हम आकलन लगा सकते हैं। तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, तो इन सभी का हमें पता जनसंख्या के माध्यम से चलता है। उसका आकार कैसा है, वितरण किस प्रकार का है, वृद्धि और जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और जनसंख्या गुण किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हमें सब पता चलता है जब हम जनगणना करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो जनसंख्या का आकार किस प्रकार का होगा और उसका वितरण किस प्रकार का है। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर हम वितरण की चर्चा करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 112,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यही 12.1 करोड़ लोग, ये करोड़ में है, 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में थे, जो विश्व के कुल स्थलीय भूभाग का 2.4% हिस्सा रखते हैं। तो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग है हमारे पास, 2.4%, जिसमें कुल हम देखें कितने हमारे पास जनसंख्या है, 12.1 करोड़ जनसंख्या है। और ये भारत के लगभग कितने भूभाग पे हैं, तो 2.4 कह दीजिए या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हमारे भारत में रहता है, तो 17.5% भाग भारत में निवास करता है। विशाल क्षेत्र में असमान रूप से ही जनसंख्या वितरित है, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या है हमारे पास जो है भारत में, ये असमान रूप से वितरित है, कहीं पर अधिक कहीं पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। - 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 यानी 19 लाख है, ठीक है। कितना है, 19 लाख। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि
ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार रखता है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश, जिसमें 19 लाख लोग निवास करते हैं। और उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा रखता है? 16% हिस्सा रखता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है। वहीं दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, हमारा जो सिक्किम राज्य है इसकी आबादी केवल हमें 6 लाख देखने को मिलती है। तो कहाँ तो 19 लाख है और कहाँ 6 लाख है। जबकि लक्षद्वीप जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो जनसंख्या किस प्रकार से अलग अलग देखने को मिल रही है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार के क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। तो वहाँ पर किस प्रकार का क्षेत्र है उसी के अनुरूप वहाँ जनसंख्या निवास करती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वहाँ का क्षेत्र किस प्रकार का है, फिर वहाँ जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। यानी कि भारत में जो जनगणना 2011 के अनुसार हम देखें तो हमारे पास जो 102 करोड़ जो जनसंख्या है, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो 12 करोड़ लोग हैं, उन 12 करोड़ की यदि हम चर्चा करें तो 12 करोड़ में हमें क्या देखने को मिलता है, केवल 5 राज्य ही हमारे पास ऐसे हैं जो कि लगभग आधी आबादी कवर कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या के केवल 5.5% देखने को मिलता है। तो जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है, आबादी का जो स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से हर क्षेत्र वाइज बदल जाता है, ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण पहलू है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण, अभी हमने बात की थी इसका आकार कैसा है और इसका वितरण किस प्रकार का है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो ये एक प्रकार से परिभाषा है। ये क्या है दोस्तों? परिभाषा है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, ये बताता है कि वहाँ का घनत्व किस प्रकार का है। भारत में विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत विश्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है और प्रथम स्थान चीन, हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, ये प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए प्रश्न है कि बांग्लादेश और आपको जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब घनत्व की बात करें तो औसतन घनत्व देखें तो औसत घनत्व भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब ये 382 कैसे निकाला होगा? इस 382 को निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, यानी जो जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो हमारे पास है, टोटल पॉपुलेशन जो हमारे पास आई 2011 की जनगणना के अनुसार, और कुल क्षेत्रफल जो हमारा है उससे यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज यानी औसत घनत्व हमारे पास आ जाएगा, जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
फिर हम राज्यवार जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, राज्यवार जनसंख्या और उस राज्य का क्षेत्रफल। इससे देखें तो सर्वाधिक जो एरिया है, राज्य है, वो बिहार है, जहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च बना हुआ है। यहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। वहीं दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, जो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। ये बहुत बड़ी असमानता है, असमान वितरण है, जो कि दर्शाता है, चाहे वो जनसंख्या का आकार हो, वितरण हो, उसका घनत्व हो, लिंगानुपात हो, सब में हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो इस चित्र में भी आपको दिखलाया गया है, बताया गया है कि यहाँ आप देखें, उत्तर प्रदेश 16% जनसंख्या की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से 16%, फिर महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%। तो अभी हमने बात की थी कि पूरे देश की जनसंख्या का जो आबादी की दृष्टि देखें तो आधी आबादी इन 5 राज्यों पर निर्भर ही करती है। आंध्र प्रदेश के बाद जो जनसंख्या का मीटर है वो घटता जाता है, 6, 5, 5, 3, 3, 2, 1 रह जाता है, ठीक है। तो नियंत्रण प्रतिशत जो है वो घटते जा रहे हैं बढ़ने की बजाय। तो सबसे ज़्यादा है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यहाँ जनसंख्या जो मीटर है वो तेज़ी से भागता है, या यूँ कह लीजिए यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम आपको बताने के लिए दिया है। तो आप, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं, जो कि आपको मैप में भी दिया हुआ है। तो मैप में देखकर आप अच्छे से पता लगा सकते हैं जहाँ पर 250 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लोग निवास करते हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर ढूंढ के मुझे बताएंगे। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। यानी जिन क्षेत्रों में 250 या 250 से कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, वहाँ या तो पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है या वहाँ की जलवायु प्रतिकूल नहीं है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, उच्च बना हुआ है, वहाँ पर जो मानव के रहने के लिए, निवास करने के लिए, उसकी सुख सुविधाएं, उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो वहाँ संसाधन है वो मानव के लिए प्रतिकूल न होकर उसके अनुकूल बने हुए हैं, इसलिए वह जनसंख्या अधिक पाई गई। और जो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं या जलवायु कारक जो है वो प्रतिकूल है मानव के, तो ऐसी दशा में वहाँ विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों, किस राज्य का, इसने पूछा किस राज्य का जो वहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है, तो उसके पीछे कारण क्या है और ऐसा क्यों हो है, इसका हमें पता लगाना है। असम एवं अधिकतर महाद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कटे छटे पथरीले भूभाग है, मध्यम से कम वर्षा है, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो देखिए, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, कटे छटे प्रदेश हो सकते हैं, पथरीला भूभाग, पठारी भूभाग हो सकता है, कहीं पर अधिक वर्षा, कहीं पर कम वर्षा, कहीं उपजाऊ मृदा, कहीं अनउपजाऊ मृदा। ये बात पर निर्भर करती है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से वेरिएशन लाता है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पता लगा लिया है कि कहाँ घनत्व अधिक है, तो वहाँ की जो फिजियोग्राफी कंडीशन है वो किस प्रकार की है, और जहाँ घनत्व कम है वहाँ की फिजियोग्राफी कंडीशन किस प्रकार की है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल की जो जनसंख्या है घनत्व अधिक है, क्योंकि वहाँ समतल मैदान है, उपजाऊ मृदा है, और जब समतल मैदान उपजाऊ मृदा होगी तो ऐसी स्थिति में वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये एक नेचुरल फैक्ट है। और हम ये देखें कि इस ग्राफ में निरंतर जनसंख्या 51 से लेकर और ऑलमोस्ट हम
आ जाएँ 1981-91 तो जनसंख्या बढ़ती नज़र आई है, लेकिन उसके बाद जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे घटता नज़र आया है। तो पहले राइज़ की जनसंख्या 61 से 71 के दरमियान, और फिर 2001 से 2011 में ये 17.6% हो गया। तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय धीरे धीरे घट रही है, लेकिन जिस प्रकार से संसाधन घट रहे हैं, ठीक है, और अन्य सुख सुविधाएँ घट रही है, तो इस तरह से लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय बना हुआ है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की रहती है, उसको भी जान लेना आवश्यक है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो जो कोई जनसंख्या होती है उसकी संख्या में परिवर्तन आता है, उसके वितरण में परिवर्तन और उसके संगठन में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या होता है कि जन्म दर, मृत्यु दर और जो प्रवास का जो कॉम्पोजिशन बनता है उसके कारण जनसंख्या वृद्धि या उसमें कमी आती है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय में अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। तो किसी देश या राज्य की जो संख्या है उसके समय अंतराल, जैसे हमने 10 वर्ष का समय अंतराल लिया, तो उसमें किस प्रकार से जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हुई है, ये हमें इससे पता चलता है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले जो प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा हम इसका पता लगा पाते हैं। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या, जो प्रत्येक वर्ष हम देखें और एक दशक में जो जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ का कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम क्या रहता है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। यानी यदि हम गत वर्ष की जनसंख्या और वर्तमान की जो जनसंख्या है उसको हम माइनस कर दें तो उससे जो हमें प्राप्त होगा वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाएगा, उसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इस प्रकार से हम जनसंख्या जो हमारा घनत्व होता है और उसका जो प्रतिशत होता है वो हम निकाल सकते हैं। प्रति वर्ष की दर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इस हिसाब से हम देखें 1901 से लेकर 2011 तक तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, परंतु जो दशकीय वृद्धि हो रही है उनमें कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए ये होमवर्क का काम है, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो जनसंख्या है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें। इस ग्राफ पेपर को आप माइनस करते देखें, जो पहले जनसंख्या आपको दी हुई है और उसके बाद की जो जनसंख्या दी है उससे माइनस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या पहले की तुलना में वर्तमान में कितनी घटी है और कितनी बढ़ी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है, इसके करना जरूरी है। और नहीं तो टेबल फॉर्म में आपको नीचे दिया हुआ भी है, अभी मैं आपको बता दूंगा। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3 लाख, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3,610 लाख से बढ़कर ये 12,100 लाख हो गई है। तो इसको यदि हम इस प्रकार से देखें तो हम पाएंगे कि 1971, 1981 और 1991 ये 3 जो यानी विशेष 71 से 81 यानी 61 से 81, 61 से 71, 71 से 81 और 81 से 91 का जो समय रहा उसमें
वृद्धि दर जो वार्षिक रूप से देखी जाए तो 2.2 के आसपास रही है। ठीक है, 71 में 2.2, 81 में 2.2 और फिर 81 से 91 के बीच में 91 की 2.1, और फिर 91 से 2001 में देखें तो ये 1.97 घट गई, और 2011 में ये घटकर 1.64 रह गई। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो पहले बढ़ी हुई, फिर घटी हुई, फिर बढ़ी हुई, फिर घटी हुई, ये देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। सन 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में एक तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1971 में ऑलमोस्ट हम देखें तो 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई, जो कि बताता है कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी हम देखें तो केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। यानी भारत की जो वर्तमान की जो जनसंख्या है और इसकी जो वार्षिक वृद्धि इतनी अधिक है कि हमारे जो संसाधन हैं और जो हमारे पर्यावरण का जो हम संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये हमारी जनसंख्या है। यदि जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में निश्चित ही है कि कोई ना कोई विकराल समस्या हमें घेर सकती है। वृद्धि दर में कमी। अब वृद्धि दर में कमी किस तरह से? वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए जिसे प्रयास सफलता को प्रदर्शित करता है। यानी जो वृद्धि दर होनी चाहिए उसमें कमी आई है, तो उसका कारण क्या है कि जन्म दर जो है उसमें नियंत्रण हम कर रहे हैं। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ये एक संभावित है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन यदि हम इसको समझें तो हम स्वतः ही हमारे देश का भलाई कर सकते हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसको निरंतर हम कम कर सकते हैं, जो कि आने वाले भविष्य के लिए और वर्तमान की पीढ़ी के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होगा। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है और उसके जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हमने डिस्कस की, जहाँ जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है, यानी कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है, उनके मध्य जो रिलेशन हो रहा है वो कैसा है, एक प्राकृतिक वृद्धि को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यानी जन्म दर जो है वो अधिक रहता है बजाय मृत्यु दर के। अब देखिए, इसको हम आगे और समझ सकते हैं कि फिर मृत्यु दर क्या है, तो हमें और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या, तो पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति यानी जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो तो क्या हो गई, जन्म दर। इज इट क्लियर? दूसरा ये है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कितनी है, वो कहलाती है आपकी मृत्यु दर। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। तो जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट का प्रमुख कारण क्या हो सकता है,
कि ऑलमोस्ट 1950, 60, 70 के बाद हम देखें तो युद्ध विराम होने लग गए। ठीक है, तो युद्ध विराम इसलिए लग गए क्योंकि हम अब धीरे धीरे उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, हम अपने नेशन को डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा, यदि युद्ध होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो युवा होता है वो युद्ध में शामिल होता है और युद्ध करते हुए लोगों की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो अब वो चीज़ें बंद हो गई। दूसरा, जो चिकित्सीय सेवा है वो बहुत अधिक प्रभावी हो गई है। चिकित्सा सेवा बहुत अधिक प्रभावी होने के कारण हम बहुत कम समय में लोगों की जान बचा सकते हैं। कोशिश पूरी रहती है और लोग बच भी जाते हैं। तो चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो प्रॉपर मिलने लगी है, जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि भी हुई है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है, ये हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, यानी लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम प्रवास कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाए या व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले की ओर, या एक गांव से दूसरे गांव की ओर, ऐसे भी हो सकता है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, यानी कि दो देशों के बीच, जैसे कोई व्यक्ति भारत से चीन चले जाए, भारत से आपके इंडोनेशिया चले जाए, भारत से जापान चले जाए, या ये महाद्वीप से महाद्वीप भी हो सकता है कि व्यक्ति भारत यानी कि एशिया महाद्वीप में है और भारत का व्यक्ति अमेरिका चले जाए तो वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इस प्रकार से भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि वे व्यक्ति, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है और वो यूपी चला गया तो कोई अंतर नहीं, जनसंख्या को उतनी बनी रही, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन आ गया क्योंकि व्यक्ति एमपी को छोड़कर यूपी में चला गया। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आप माने कि एग्जांपल के तौर पर एक एमपी में 10 लोग निवास कर रहे हैं और यूपी में कितने लोग निवास कर रहे हैं, यूपी में 10 लोग निवास कर रहे हैं। क्लियर? तो कुल लोगों की निवास करने की लोगों की संख्या कितनी हो गई, 20, चाहे वो एमपी में 10 करें या यूपी में 10 करें। लेकिन आप ऐसा समझें कि एमपी से 2 लोग, एमपी से कितने लोग, 2 लोग कहाँ चले गए, यूपी में। कहाँ चले गए, यूपी में। तो यूपी की जनसंख्या या यूपी का वितरण कितना हो गया, 12, और जबकि एमपी का कितना हो गया, 8। लेकिन टोटल तो अभी भी 20 है, तो इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन वितरण पे फ़र्क पड़ गया कि एमपी में 2 लोग कम हो गए, एमपी में 2 लोग कम हो गए, जबकि यूपी में 2 लोग बढ़ गए। तो ये वितरण को प्रभावित करता है, लेकिन जनसंख्या का कोई इससे संबंध नहीं है। जनसंख्या एज वेल एज जितनी बनी हुई है, यानी 20 लोग पहले भी थे, 20 लोग आज भी हैं। यदि ये होता है कि कोई जन्म लेता है तो बात अलग होती है, या किसी की मृत्यु होती है तो बात अलग, तो फिर घटना या बढ़ना वो देखने को मिल सकता है। तो प्रवास जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, ये हम समझना आवश्यक है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। तो लोग रोजगार के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी पुश कारक जो होता है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को बाहर की ओर यानी शहर की ओर पुश किया जाता है या उन्हें धक्का दिया जाता है और वो शहर की ओर पलायन करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं, यानी इनके कारण लोग, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं, नगरों की ओर या शहरों की ओर इनका आकर्षण बढ़ता है। दूसरा, नगर का अभिकर्षण, यानी नगरों में जो चकाचौंध रोशनी है, यहाँ के लाइफस्टाइल है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ में रोजगार है, तो इससे क्या होता है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है
पुल फैक्टर का काम करता है। तो प्रभाव क्या हुआ? रोजगार में वृद्धि, अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो ये जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है हमारा, रोजगार है और पूरे शहर में चाकाचौंध जैसी रोशनी है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखती, तो ये क्या करता है? ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जो प्रवास होता है वो एक जनसंख्या का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को भी परिवर्तित करने में एक सहायक तत्व होता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। तो प्रवास के कारण हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसका प्रमुख कारण क्या रहा है? प्रवास। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि होना एक आम बात है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। तो इसका कारण क्या रहा? प्रवास। ठीक है, माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन का कारण हमने देखा, बेरोजगारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। ये उन क्षेत्रों को, गरीबी के क्षेत्र हैं जहाँ बेरोजगारी क्षेत्र हैं, उनके पास सुख सुविधा ही नहीं है, वो शहरों की ओर आगमन उनका होता है और धीरे धीरे फिर नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाता है। ये हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि किसी भी नगर के लिए एक घातक साबित होता है। 2001 से लेकर 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। तो जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो विकसित हो रहे हैं, पहले 35 संख्या थी, अब वो बढ़कर 53 हो रही है और शायद अब और भी कहीं अधिक देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, आयु संरचना का जो टॉपिक है, आयु संरचना टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ये इस बार शामिल नहीं है, तो आपको ये टॉपिक भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी आपको आयु संरचना का टॉपिक नहीं पढ़ना, आयु संरचना संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपका एक टॉपिक है लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात का जो टॉपिक है ये भी आपको शामिल नहीं है, ये टॉपिक भी आपको कवर नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो लिंगानुपात से संबंधित जो मैटर है वो भी आपको कवर नहीं करना। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर, जो हमारी लिटरेसी रेट है, हम कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षक होता है, जो शिक्षित होता है, जो जागरूक नागरिक होता है, वही बुद्धिमानी से निर्णय ले सकता है। तो साक्षर होना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमें समझनी होगी और हमें प्रत्येक व्यक्ति को साक्षरता देनी होगी तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा बन जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक, जो किसी भी भाषा में समझकर, लिखकर या पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। तो आप विद्यार्थी ध्यान रखें, ये एक प्रकार से परिभाषा है साक्षरता की कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति है, जो किसी भी भाषा में उसको समझ सकता है, किसी भी भाषा को समझना, उसको पढ़ना लिखना आता हो, वही व्यक्ति क्या है, साक्षर की श्रेणी में शामिल होता है, वही साक्षरता दर में शामिल हो जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 53% थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितनी परसेंट थी? 2011 53%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है और महिलाओं की 64.6% है। मतलब पुरुष जो है वो अधिक साक्षर है महिलाओं की तुलना में। लेकिन समय के साथ साथ ट्रेंड बदल रहा है और पुरुषों का ग्राफ नीचे की ओर है और महिलाओं का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये मैटर हुआ हमारा साक्षरता का, इम्पोर्टेंट है, परिभाषा इम्पोर्टेंट है और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत बढ़ा है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, व्यावसायिक संरचना आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़नी। जो हम
पढ़ते हैं कि व्यवसायों में लगने वाली जो संरचना है या जो लोग जनसंख्या में लगे हुए हैं इस जनसंख्या में, वो आपको व्यावसायिक संरचना आपको मैटर नहीं पढ़ना। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य, यानी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी हमें संरचना, जनसंख्या संरचना का स्वास्थ्य जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में ये घटकर 7.2 रह गई। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो बढ़ रही है उसके कारण जो हमारी मृत्यु दर है वो धीरे धीरे औसत रूप से घटती जा रही है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, अब वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गई और वो 67.9 वर्ष रह गई। ये धीरे धीरे कमी आती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, सॉरी बढ़ गई है ना। तो पहले औसत आयु 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो कि बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। ये सब कारण स्वास्थ्य के कारण देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। यदि ये आधुनिक युग में ये चीज़ें नहीं आती तो संक्रमण जैसी चीज़ें, ठीक है, ऐसी बीमारी हमें घेर लेती और फिर अचानक मृत्यु हो जाती और मृत्यु का गिराव बढ़ता जाता। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण का शिकार हो रखा है, जिन्हें खाना नहीं मिलता या जिनका पोषण स्तर बहुत नीचे है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। तो इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। ये हम जनसंख्या नीति बनाई जाए जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं उन्हें और अधिक प्रभावी बना सकें, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़े और साथ ही साथ साक्षरता का जो दर है वो भी धीरे धीरे बढ़े, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये किए जाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैटर हुआ स्वास्थ्य का। उसके पश्चात आपको किशोर जनसंख्या के बारे में नहीं पढ़ना, ये इस बार शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, है ना, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी इस बार शामिल नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखें। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, ये टॉपिक भी आपको कवर नहीं करना। इसका मतलब आपको अंतिम जो मैंने पढ़ाया है स्वास्थ्य, ये टॉपिक कवर करना है। साक्षरता दर क्या होती है ये आपको पढ़ना है, और जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने टॉपिक कटवा दिए हैं इसका मतलब वो अब शामिल नहीं है 2020 और 21 की वार्षिक परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से अंतिम जो पार्ट था, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित और जनसंख्या संबंधित जो ये पूरा चैप्टर रहा, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और पीछे के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। 1 बाय 1 हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और कक्षा 9 में जो सामाजिक अध्ययन की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो कि भूगोल से संबंधित है, कक्षा 9 में ये आपकी आज कंप्लीट हो गई है और इसको हमने आज फिनिश कर दिया है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।